So I am feeling very nervous as well as excited क्योंकि इट्स माय फर्स्ट लाइव। तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाएं, तो प्लीज़ उसे निगलेक्ट करिएगा। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा स्नेह और सभी को प्रणाम। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना लाइव वीडियो। तो मेरा नाम आकांक्षा कचेर है और मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से टाउन से हूँ, धनपुरी से। और मेरी जो फैमिली है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी छोटी बहन रहती है। एंड जो मेरे फादर हैं, ही इज़ इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज़ एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन कोल माइंस। और जो मेरी मदर है वो एक हैप्पीली हाउस वाइफ है। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो 7th क्लास में है, स्कूलिंग कर रही है। और अपना प्रोफेशन मैं बाद में बताती हूँ। और क्योंकि मेरी एक छोटी सी फैमिली है, एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो मैं थोड़ा सा अपने मैटरनल और पैटर्नल साइड के बारे में भी बताती हूँ। तो जो मेरे पैटर्नल साइड की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरे दादाजी थे वो सुहागपुर के थे और उनका नाम लेट कन्हैया कचेर था। और मेरी जो दादी थी उनका नाम था लेट बम्पाबाई कचेर। और मेरी 4 बुआ हैं और मेरे पापा एक सिंगल भाई हैं उनके। और जो मेरी 4 बुआ हैं उनमें से 2 बुआ मेरी अमरपाटन में शिफ्टेड है और मेरी एक बुआ भोपाल और एक दिल्ली में है। और जो मेरी बुआ हैं 3rd नंबर की, वो सरला तोमर है। आई आई होप आप लोग उनको जानते होंगे। वो थोड़ी सी एक्टिव रहती हैं काफ़ी। एंड मेरी जो पैटर्नल फैमिली बहुत छोटी सी है, बस 4 बुआ और मेरे पापा। एंड जो मेरी मैटरनल फैमिली है, जो मेरी नानी के साइड की फैमिली है, वो दमोह की है। मेरी मदर दमोह से बिलोंग करती हैं। और जो मेरी नाना जी का नाम था, मेरे नाना जी का नाम लेट अयोध्या सिंह राजपूत था। और मेरी नानी जी का नाम है मीराबाई राजपूत। और मेरे 4 मामा हैं और एक मौसी हैं। मेरे चारों मामा दमोह में शिफ्टेड हैं और वो बिजनेसमैन हैं। और मेरी एक बहुत प्यारी सी मौसी हैं जो कि नागपुर में शिफ्ट हो चुकी हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरी फैमिली का, मेरी पापा की और मम्मी के साइड के फैमिली का। उसके बाद एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जो मेरे पर नाना थे, ठीक है, लाइक वो दमोह के थे। एंड उनका नाम था लेट ठाकुर दास सिंह राजपूत। वो और मंगल सिंह बाबा राजपूत, ये जो 2 मेरे नाना जी हैं, इन दोनों ने आज से 40 से 42 साल पहले हमारे समाज को इकट्ठा करने की एक कोशिश की थी, छोटी सी कोशिश की थी इन्होंने। और इन्होंने हमारे समाज का पहला सम्मेलन किया था 12 में, जो कि हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने एक बहुत ही नेक काम किया था, क्योंकि आज से 40-42 साल पहले ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का उतना कुछ साधन नहीं था। फिर भी इन्होंने पैदल जाके कई गांव गए, ये अपने घर से कई महीने दूर थे और गांव-गांव जाके समाज को इकट्ठा किया और फिर समाज का सम्मेलन कराया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेट ठाकुर दास नाना जी को और लेट मंगल सिंह बाबा नाना जी को मेंशन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उन्हें मेंशन किया। तो ये तो मेरी फैमिली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब मैं अपने इस वीडियो को थोड़ा सा प्रिसाइज रखना चाहूँगी, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई विल बी वेरी एक्यूरेट। और फिर मैं अपनी बात करती हूँ, अपनी स्कूलिंग की बात करती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा कचेर है। प्यार से मुझे घर पे पलक भी बुलाते हैं और टूको भी बुलाते हैं। और मेरी स्कूलिंग जो है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है, जो कि धनपुरी है। एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था यहाँ पे, कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। और पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई के जो इम्पोर्टेंट फेज़ होते हैं लाइफ के और स्कूल के, उसमें आते हैं।
तो जब हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम पढ़ाई को बहुत ही मतलब एंजॉय करके पढ़ते हैं, ठीक है। उतना प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर कि मतलब पास करना है या फेल हो रहे हैं, इससे कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ हम एंजॉय करते हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे साथ था, अच्छी खासी स्कूलिंग हो रही थी, एंजॉयमेंट के साथ स्कूल चल रहा था। एक फेज़ आता है हमारे लाइफ में 10th क्लास का, और ऐसा लगता है इसको हर कोई फेस करता है, ठीक है। अ, आपके विचार से हमें ठीक है, मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ने लगी थी, आई एम सॉरी। तो जब 10th का फेज़ आता है लाइफ में, है ना, 10th में जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, परसेंट आते हैं, फिर 11th में हम अपने सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। मैं भी उस फेज़ से गुजर रही थी जब मेरे 10th के परसेंटेज आए और मुझे 11th में अपना सब्जेक्ट चॉइस करना था। मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, सोशल साइंस मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट था, मतलब मुझे उसे पढ़ना बहुत पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं जिस स्कूल में थी उस स्कूल में आर्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ मुझे साइंस या कॉमर्स ही प्रोवाइड कर रहा था। और फिर 10th के बाद स्कूल चेंज करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में थी, फिर मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं हो पाती। तो अब आर्ट तो ऑप्शन मेरे पास था नहीं, अब मैं क्या करूँ। फिर ऑप्शन था साइंस, इधर आई हैव टू टेक साइंस और आई हैव टू गो फॉर कॉमर्स, अब ये दो ऑप्शन थे। तो फिर मुझे लगा साइंस में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो आई थॉट आई शुड गो फॉर कॉमर्स। कॉमर्स हम अपन 2 साल पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। मैं 15 दिन कॉमर्स की क्लास में गई और मैंने 15 दिन कॉमर्स पढ़ा। उसके बाद क्या होता है ना कि लोग अपने व्यूज़ रखते हैं आपके सामने, ठीक है। तो वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। 10th के बाद जब मैं कॉमर्स मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे फिर मतलब दोस्तों ने और फिर जो भी मेरे बड़े थे, जो भी आसपास के लोग थे, उन्होंने मतलब अपने अपने आइडियाज़ मेरे सामने रखना स्टार्ट कर दिया कि यार कॉमर्स क्यों ले रहा है, साइंस लो, गो फॉर साइंस, साइंस इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट है और आपके परसेंट इतने अच्छे आए 10th में, तो आपको तो साइंस ही लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या था, अभी पहले मुझे लेना था क्या, आर्ट। मैं कैसे करके कॉमर्स में आ गई, क्योंकि आर्ट नहीं था। अब मुझे लोग सजेस्ट करने लगे कि साइंस लो, साइंस लो। और देखिए क्या होता है ना कि जब आपको बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं मतलब कि सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उसी रास्ते पे चले जाते हो। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी 15 दिन की कॉमर्स की क्लास ले ली, एडमिशन ले लिया, फिर उसे छोड़ दिया और फिर मैंने साइंस लिया। साइंस में मैंने बायोलॉजी ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आर्ट हुआ, फिर आर्ट से कॉमर्स पे आई, फिर कॉमर्स में मैं साइंस में आ गई, ठीक है। अब फिर मैंने जैसे तैसे बायोलॉजी लिया, मैंने 11th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया। अब 12th बोर्ड होता है, ठीक है। अब पढ़ना तो था क्योंकि बोर्ड में मार्क्स चाहिए, बट अब मुझे पता है ना कि भाई मेरे मन में तो आर्ट चल रहा है, मेरे मन में तो सोशल साइंस चल रहा है, मुझे तो वही पढ़ना था। लेकिन चलो ठीक है, अब ले लिया। कैसे करते करते मैंने बायोलॉजी पढ़ा, ठीक है। बट वो दिल में मेरे था कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है। तो इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए क्या होता है, 10th के बाद ना हम सभी बच्चे एक फेज से गुजरते हैं सब्जेक्ट को लेके। और लोगों की जो मानसिकता है, जो लोगों के विचार हैं, वो ये है कि वो सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में रख देते हैं साइंस को, फिर उसके नीचे कॉमर्स को और फिर उसके नीचे आर्ट को, ठीक है। तो क्योंकि हम आज की पीढ़ी हैं, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, पहले उतना नॉलेज नहीं था, उतना लोग नहीं समझते थे। लेकिन मैं आप सभी जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को फ्रीली छोड़िए आफ्टर 10th। वो लोग जो भी सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं, अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से वो लोग उस सब्जेक्ट को लें। और मैं बच्चों को भी यही बोलूँगी कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस लेके आप बहुत अच्छा कर लोगे या फिर सोशल साइंस लेके आप अच्छा नहीं कर पाओगे, या कॉमर्स नीचे है या साइंस नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ते हो सब सब्जेक्ट इक्वल होते हैं और सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, है ना। तो आप जो भी सब्जेक्ट लें, आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपका उसमें कीन इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपका उसमें मन लगना चाहिए, ठीक है। और बस जो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको लीजिए। लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनिए कि आपको साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट लेना चाहिए। जो आपको पसंद है आप बस 11th-12th में वही लीजिए। क्योंकि जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, जो भी हमारे समाज के यूथ हैं, वो ये गलती करें, है ना।
तो चूज़ वॉइसली आफ्टर 10th, किसी की बातों में नहीं आना है, अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वो लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तो बताया, मैंने तो फिर साइंस ले लिया लोगों के कहने पे। 11th-12th मैंने साइंस से किया। फिर 12th भी देखिए मन तो बिल्कुल नहीं था बायोलॉजी पढ़ने का, बट फिर भी हम पढ़ रहे थे, कैसे कैसे करके पढ़ा। 12th में रिजल्ट भी आया, ठीक ठाक रिजल्ट था, मतलब इतना रिजल्ट था क्योंकि बिना इंटरेस्ट के हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें भी हमको ठीक ठाक परसेंट आ गया। चलिए 11th-12th हमारा ख़त्म हो गया बायोलॉजी से। अब 12th के बाद एक फेज़ और आता है बच्चों के लाइफ में कि अब क्या करें, अब तो स्कूल ख़त्म हो गया, अब तो कॉलेज जाना है, अब तो थोड़ा इंजॉयमेंट भी करनी है, अब तो थोड़ा घूमना भी है, अब तो हमारे दिन है ना। ये हमारे साथ भी था, सबके साथ होता है, सभी बच्चों के साथ होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो अब क्या हुआ 12th के बाद, फिर देखिए 12th के बाद भी फिर क्या होता है, अलग अलग आपके बड़े भाई जो भी आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, ठीक है, और सीनियर्स होंगे, सब अपने सजेशन रखेंगे कि भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, भाई ये कोर्स कर ले, भाई वो कोर्स कर ले। और पहले होता भी ये था ना कि देखिए हमारे पास सोर्स नहीं होता था, हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि हमें करना क्या चाहिए, हमें किस चीज़ से बेनिफिट है, कौन सी चीज़ हमारे फ्यूचर को लेके, मतलब किस चीज़ की डिमांड है आगे चल के, हम ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो और जिसकी फ्यूचर में डिमांड भी हो। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, हमें चाहिए जॉब, ठीक है। तो हमें ऐसा कोर्स करना है जो हमें इंटरेस्टिंग भी लगे और जिससे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, हमें जॉब मिले, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि उतने पेरेंट्स, हमारी जो पहली पीढ़ी थी पेरेंट्स, वो इतना एक्सपोजर नहीं जानते, तो वो अब देखिए वो उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को सही, मतलब अपने बच्चों को सही सलाह दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सही कर रहे हैं, बट क्या होता है ना कि उन्हें भी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, ठीक है। वो नहीं जान रहे हैं कि ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो देखिए पहले तो जो था तो था, जैसे मैं जब 12th पास किया था मैंने 2015 में, मैंने 12th पास आउट किया था, हाँ 2015 में ही था। तो उस टाइम पे मैं क्योंकि घर की बड़ी हूँ और उतना देखिए मेरा उस टाइम पे इतना एक्सपोज़र नहीं था इंटरनेट को लेके, तो मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने जो किया अपने मन से किया, इसलिए मैंने कई गलतियाँ भी की हैं, ठीक है। क्योंकि सब डिसीज़न मैं खुद ले रही थी, तो कई बारी मेरे से गलतियाँ भी होती थी, ठीक है। बट आज की जो पीढ़ी है, जो अभी के बच्चे हैं, जो अभी 11th-12th कर रहे हैं, 9th में है, 10th में है, ग्रेजुएशन पीरियड में है, उनसे मैं ये बोलूँगी कि देखिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप, जैसे हमारे साथ क्या था, हम इस भैया को फ़ोन कर रहे हैं, हम उस दीदी को फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी ये बता दीजिए, ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स में हमको मतलब क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये बता दो कि वो बता दो, नहीं। आप सीधे गूगल ओपन करिए, क्रोम में डालिए, आपको जो सर्च करना है आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्रोम डिफ़िकल्ट लगता है आपको, आप यूट्यूब में जाइए, आप यूट्यूब में सर्च करिए, कॉलेजेस सर्च करिए, कोर्सेज सर्च करिए, उसकी फीस स्ट्रक्चर, आपको सब कुछ वो वीडियो बता देगा, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ें अब आपके लिए आसान हो चुकी हैं, जो हमारे लिए टफ थी आपके लिए आसान है। आप यूट्यूब में जाइए, आप सर्च करिए, ठीक है। सपोज आपको 12th के बाद कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हैं, आप किसी को फ़ोन मत करिए, आप यूट्यूब में सर्च करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस उसमें दिखाएंगे, उसके पूरे वीडियोस दिखाएगा, उसका फीस स्ट्रक्चर बताएगा, इवन उसके रिव्यूज़ भी बताएंगे बच्चे, नीचे आपको बच्चे भी रिव्यूज़ बताते हैं कि उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में क्या है कैसा है। तो इंटरनेट है, बहुत अच्छा सोर्स है आप सभी के लिए, अपने करियर ऑप्शन को, आप लोग, आपको वैरायटी मिलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग इससे मतलब थोड़ा इससे आपको जानकारी बहुत अच्छी मिल सकती है। और अगर इसमें भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर देखिए आई एम देयर, आई कैन हेल्प यू जितना मुझसे होगा कि मैं आपको सजेशन दे सकूं। हालांकि मैं अभी इतनी मैच्योर्ड इनफ नहीं हूँ कि मैं मतलब बहुत अच्छी सजेशन दूं, बट स्टिल अगर जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, जो भी यूथ है, अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन होता है और उनको लगता है कि आई कैन हेल्प देम, तो आई एम देयर, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरे से जितनी होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गई अब कोर्सेज की बात। अब 12th के बाद हमारे घर के पास में ही अमरकंटक है, बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, आप सभी आइए घूमिए अमरकंटक, आप लोगों को बहुत पीस मिलेगा। तो अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एक सेकेंड, नहीं है, ये
पेरेंट्स टेक्निकल एजुकेशन के लिए फोर्स करते हैं। जी जी वीरेंद्र, जी आप सही बोल रहे हैं, एकदम आप सही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स टेक्निकल एजुकेशन के लिए फ़ोर्स करते हैं। मैं इस पे भी आऊँगी। एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए फ़ोर्स किया था। मैं आपको पहचान रही हूँ, आप मेरे मामा जी लगते हैं शायद। आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, बट मैं आपको पहचान रही हूँ। हाँ, तो क्या होता है, हाँ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है अमरकंटक यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा इसके बारे में क्योंकि ये अभी अभी इस्टेब्लिश हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे। हमारे एमपी में सिर्फ 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आपकी सागर में है और एक अमरकंटक में है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे घर के पास थी तो हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए 12th के बाद। तो पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप टेक्निकल कोर्स करो, ठीक है। बट देखिए क्या था, ऑप्शन थे मेरे पास टेक्निकल कोर्स करने के लिए। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि गो फॉर नीट एमबीबीएस करो, ठीक है। और कुछ लोगों ने बोला कि एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करो, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। बट वो क्या था ना कि मैंने 10th के बाद आर्ट छोड़ दिया था, वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो मुझे लगा नहीं यार, अभी 12th के बाद मुझे मौका मिला है, मेरे को आर्ट पढ़ना है, मेरे को सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं नहीं, अभी टेक्निकल नहीं करना है पापा, अभी अपन को ग्रेजुएशन करना है, अभी अपन ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है मेरे, उन्होंने सपोर्ट किया, बोला ठीक है, अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, आपको जैसा सही लगे आप करो। फिर हम उस यूनिवर्सिटी में गए, हमने वहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म भरे। तो मुझे क्योंकि ग्रेजुएशन करना था, अब फिर ग्रेजुएशन पे जाके मुझे कन्फ्यूजन होने लगी। अब मुझे वहाँ के भी टीचर्स, इनफैक्ट वहाँ के टीचर्स और भी जो बड़े भैया थे, सीनियर्स वगैरह थे, उन्होंने अब मुझे सजेशन देने लगे कि गो फॉर बीएससी। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप बीएससी करिए, आर्ट में कुछ नहीं रखा, बीए मत करिए, आप बीएससी करिए, ठीक है। अब लो फिर से कन्फ्यूजन आ गई दिमाग में कि अरे यार, अभी तो मन बना के अपन गए थे कि अपन को आर्ट पढ़ना है, अब यहाँ पे लोग फिर से अपन अपने सामने ऑप्शन रखने लगे, बीएससी करो, बीए करो, ठीक है। तो फिर भी चलो ठीक है, सबने सजेस्ट किया, तो मैंने वहाँ के 3 कोर्सेज में एडमिशन, मतलब मैंने फॉर्म भर दिया 3 कोर्सेज के लिए। एक मेरा कोर्स था बीएससी ऑनर्स के लिए, एक था बीए बीएड के लिए। बीए बीएड एक मतलब एक ये मिक्स कोर्स था जिसमें बीए प्लस बीएड की डिग्री मिलती थी 4 साल में। एक ये कोर्स में मैंने फॉर्म भरा और एक मैंने भरा प्लेन बीए, दैट इज़ बीए ऑनर्स में। 3 कोर्सेज में मैंने फॉर्म भरे। हुआ क्या, मेरा तीनों कोर्सेज में हो गया सिलेक्शन, तीनों कोर्सेज में सिलेक्शन हो गया। तो अब मुझे प्रेशर आने लगा कि यार तुम्हारा बीएससी में हो गया, तुम बीएससी करो, बीएससी मत छोड़ो, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बोल रहे हैं लोग कि बीएससी मत छोड़ो, फिर कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं ठीक है, अगर बीएससी नहीं करना चाहती तो बीए बीएड कर लो, क्योंकि बीए बीएड में ऐसा होगा कि आपको बीएड की डिग्री भी मिलेगी, है ना। तो टीचिंग लाइन, मतलब आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हो। फिर मैंने बहुत फोकस्ड हुई मैं, और मैंने सोचा कि नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी सोचना है अच्छे से कि करना क्या है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इस 3 ऑप्शन से, जो कि बीएससी था और बीए बीएड था और बीए था, मैंने सबसे पहले बीएससी को हटाया, क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़ना था किसी भी कीमत में। मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक है, साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और साइंस तो मतलब बियॉन्ड नेचर है, उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अपना एक पर्सनल थॉट होता है ना। तो मैंने बोला कि अभी साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस को मैंने हटाया। मेरे पास ऑप्शन बचे 2, जिसमें से थे मेरे पास एक बीए बीएड का ऑप्शन और एक था बीए ऑनर्स। तो अब लोग सजेस्ट करने लगे कि अब बीए ही करना है तो बीए क्यों कर रही हो, बीए बीएड करो, बीए बीएड तुमको 4 साल का मिलेगा, 4 साल में तुमको देखो ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी, बीएड की डिग्री भी मिलेगी। देखिए, इंसान में ना थोड़ी सी लालच होती है, मैं भी थोड़ा सा, मेरे मन में भी लालच आ गई कि यार अच्छा है, मतलब 4 साल में 2 डिग्री मिल जाएंगी। फिर मुझे लगा नहीं यार, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लालचीपन आ रहा है, इसको हटाओ। फिर मैंने बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बीए बीएड नहीं करना है, क्योंकि मुझे स्कूल में टीचिंग नहीं करनी थी। मतलब दो आई रिस्पेक्ट टीचर्स, जो भी स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारा हमारा बेस तैयार करते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस प्रोफेशन की। बट वही होता है ना, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मुझे स्कूल में टीचिंग नहीं करनी थी। तो मैंने बोला कि मुझे स्कूल में टीचिंग नहीं करनी है, तो जो चीज़ मुझे नहीं करनी है मैं उसको, उसकी पढ़ाई करके क्या करूँगी, है ना। तो मुझे बीएड नहीं करना है, तो मैंने बोला कि अब मुझे बीए बीएड कभी नहीं करना है। फिर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, बीए। मैंने बीए में एडमिशन ले लिया, और आप यकीन मानिए, जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था, मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने, इतना क्रिटिसाइज़ किया था कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाके बीए कर रहे हो,
आप क्या करोगी बीए करके, क्या सोच के आप बीए कर रहे हो? आप बीएससी करो, देखो बीएससी के बाद कुछ ना कुछ तो आपको जॉब मिल जाएगी, बीए के बाद आप क्या करोगे? मतलब मेरे दिमाग को बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे लोग, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट फिर भी मैंने सोचा चलो हटाओ, अपन ने तो सोच लिया है, अब अपन को बीए ही करना है, ठीक है। फाइनली जो मेरे मन का सब्जेक्ट था, जिसको मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाहती थी, अब वो मेरे सामने था, मैं उसमें एडमिशन ले चुकी थी, मैं उसमें एनरोल्ड हो चुकी थी। और आप, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो मैं बच्चों से यही बोलूँगी और पेरेंट्स से भी यही बोलूँगी कि आपके बच्चे जो करना चाह रहे हैं ना, आप उनको वो करने दीजिए। पता है, जैसे मैंने जब साइंस लिया था, ठीक है, देखो साइंस मैंने लिया था, और मुझे मुझे ना बड़ा मतलब ऐसा लोग बोलते थे कि अरे साइंस वाले हैं, अरे बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस वाले हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती थी कभी, ठीक है। मुझे खुशी कब मिली, जब मैंने मेरा सब्जेक्ट लिया, जो सब्जेक्ट मुझे प्यारा था, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे बहुत खुशी मिलती थी वो पढ़ के। फिर मेरा बीए का फेज़ स्टार्ट हो गया, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया बीए में, और फाइनली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, और बहुत अच्छे से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसी में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। देखिए मुझे गोल्ड मेडल इसीलिए मिला था क्योंकि उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। उस सब्जेक्ट को मैं मन से पढ़ती थी, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को ना मैं फ़ोर्स, अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो अचीव किया। अगर देखिए, अगर यहीं पे बीएससी होता, सपोज़ मैं बीए की जगह बीएससी में होती, तो क्या मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनती? मैं कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाती, कभी भी नहीं। क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं कितना भी पढ़ती, मैं कितना भी मेहनत करती, मैं वो अचीव ही नहीं कर पाती। मैंने सिर्फ़ अचीव इसलिए किया क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे मेरा लग रहा था, ठीक है। तो देखिए ये वाइज़ डिसीज़न होता है। कभी-कभी लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब मैंने बीए लिया तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि मेरे दोस्त एमबीबीएस कर रहे थे, कुछ मेरे दोस्त मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में थे, बाहर थे, बैंगलोर में थे, हैदराबाद में थे, पुणे में थे। तो मुझे भी फ़ील होता था कि यार मैं अमरकंटक में हूँ और मैं बीए कर रही हूँ, तो क्रिटिसाइज़ मुझको बहुत किया गया। लेकिन देखिए 3 साल मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जब मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया, तो फिर सबका मुँह बंद हो गया ना एट लास्ट में। मैंने मतलब, अब जो अब बाहर से जो कर रहा है उसको तो नहीं मिला गोल्ड मेडल, हम ही को मिला। तो देखिए ये फ़ायदा होता है, जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हो ना फ्यूचर में, तो आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके अगेंस्ट में लोग खड़े होंगे, आपकी आलोचनाएँ भी होंगी, बट आलोचनाओं से होकर ही हमको मतलब लास्ट में सक्सेस मिलती है, ठीक है? गोल्ड मेडल मिला। अब इसी तरीके से ग्रेजुएशन का फ़ेज़ ख़त्म हो गया, ठीक है? अब ग्रेजुएशन के बाद भी कन्फ्यूजन हो गई, अब क्या करें? अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया यार। तो फिर से लोग आए ज़िंदगी में अपने अपने विचार लेके। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, अरे आप इंटेलिजेंट हो, आपने बीए किया है, आप पीएससी करो, स्टेट सर्विसेज की कोचिंग करो, यूपीएससी करो, ठीक है। ठीक है, हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, चलो करते हैं, है ना। फिर हालाँकि ये चीज़ अच्छी हुई थी कि ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, उसी यूनिवर्सिटी पे मैंने अपना पीजी का भी फॉर्म भर दिया था, क्योंकि मेरे सर चाहते थे कि मैं पीजी भी करूँ, तो मैंने अपने सर का मन रखते हुए, दिल रखते हुए, मैंने पीजी का फॉर्म भर दिया था, और मैंने पीजी का एंट्रेंस भी दिया था, जिसमें मेरा एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया था। बट सिलेक्शन हो चुका था मेरा पीजी में उसी यूनिवर्सिटी से, बट मेरा पीजी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि सबने डाइवर्ट कर दिया था कि कोचिंग करो, कोचिंग करो। तो मैंने वो पीजी का ऑप्शन हटाया, और फिर मैं कोचिंग करने, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आए कि इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, पापा ने भी सजेस्ट किया कि कोचिंग करो, तुम कोचिंग अच्छा कर सकती हो, कोचिंग से कुछ अच्छा एग्ज़ाम निकालोगी, ठीक है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया, कर सकते हैं। तो एमए का एडमिशन मैंने किया कैंसिल, मतलब कैंसिल क्या, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया, और मैं निकल गई जबलपुर। अब मैं जबलपुर गई, जबलपुर की बहुत अच्छी कोचिंग थी, वहाँ पे मैंने जॉइन किया, और फिर से मैं 1 हफ्ते कोचिंग गई, ठीक है। ये मेरे लाइफ का फ़ेज़ है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ, यही इसलिए बोलती हूँ कि कोई कन्फ्यूज़ मत होना, अपने लाइफ को फ़ोकस्ड रखो, मेरे जैसी गलती मत करना। फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करने गई, 1 हफ्ते मैंने कोचिंग की, मेरा कोचिंग में बिल्कुल मन नहीं लगता था, सर क्या पढ़ाते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो उस 1 हफ्ते में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोचिंग नहीं करनी, मुझे एमए करना है, मुझे और पढ़ना है। उसी किताब को, उसी बुक को और उसी सब्जेक्ट को मुझे और जानना है, मुझे उसमें और एक्सप्लोर करना है। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला कि मम्मी, पापा, मेरा कोचिंग में मन नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल कोचिंग नहीं करना चाहती।
फिर अब वो तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो मतलब समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं करके। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा देखो, अब तुम कोचिंग करने गई हो, तुम एक बार बाहर निकल गई हो, तो ऐसे मतलब बैक ऑफ मत हो। एक काम करो, 15-20 दिन रह के देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे, तुम एडजस्ट कर लोगी, सेटल हो जाओगी। तो मैंने बोला नहीं यार, 1 हफ्ते बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। और मेरे साथ एक चीज़ ये है कि जब मैं कुछ सोच लेती हूँ ना, एक तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझको सोचने में, बट जब मैं सोच लेती हूँ ना तो फिर मैं वो करती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। फिर इस 1 हफ्ते में मुझको ये रियलाइज़ हो चुका था कि यार कोचिंग तो नहीं बनी है मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी, और सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी, आप कभी किसी कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग्स होती हैं, हम प्राइवेट कोचिंग्स में जाते हैं, कभी भी पहले आप पेमेंट नहीं करेंगे। आप पहले डेमो लीजिए, कम से कम 1 हफ्ते का आप डेमो क्लासेस लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए। मैं इस चीज़ में बहुत होशियार थी, मैंने पेमेंट नहीं की थी। ठीक है। वो मुझे बोलते रहे कि आप पेमेंट करिए, पेमेंट करिए। मैंने बोला नहीं, मुझे 1 हफ्ते की डेमो क्लासेस चाहिए, अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा मैं तभी पेमेंट करूंगी। उसके तो मैंने क्या किया, मैं 1 हफ्ते डेमो क्लासेस गई, मैंने उसमें पेमेंट नहीं की थी। उसकी जो फीस स्ट्रक्चर थी उस कोचिंग की, वो बहुत ज़्यादा थी, अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग थी उसकी फीस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैंने पेमेंट नहीं की थी, और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ भी हो गया कि यार नहीं करना है। तो घर पे जब बताया कि नहीं करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, पेमेंट तो कर दी होगी तुमने। मैंने बोला नहीं नहीं, पेमेंट नहीं की है, पेमेंट है अभी हमारे पास, हमने पेमेंट नहीं की है। ठीक है। फिर भी घर वालों ने बोला कि थोड़ा दिन रह के देखो। मैंने बोला नहीं यार, नहीं रहना। मैंने क्या किया, कोचिंग से नाम कटवाया, जिस भी हॉस्टल में मैं थी वहाँ की पेमेंट वगैरह की, जितने भी दिन मैं थी मैंने पेमेंट किया, खाने का पेमेंट किया, मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया, पूरा बैग वैग पैक किया, और मैं निकल गई जबलपुर से, मैं अपने घर आ गई। एंड सरप्राइज, मैं अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी हूँ। एंड मेरे मदर एंड फादर बहुत शॉक थे, बोले कि कैसे तुम कैसे छोड़ के आ सकती हो कोचिंग, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हुई। ठीक है। मैं सुना रहे थे, देखो पेरेंट्स का काम होता है सुनाना और बच्चों का काम होता है सुनना। ठीक है। मैंने सुना क्योंकि गलती थी यार। ठीक है। सुना, रूम पे आई, सोचा कि अब तो कोचिंग छोड़ दी। फिर मैंने क्या किया कि मुझे मुझे था कि मुझे एमए करना है, और क्योंकि मैंने एमए का एंट्रेंस दिया हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैंने अपने सर को कॉल किया। मैंने सर से बोला कि सर मुझे एमए करना है, मैं थोड़ा सा भटक गई थी अपने रास्ते से, मैं कोचिंग करने चली गई थी, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे पीजी ही करना है। तो तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरा हो जाएगा। बट वहाँ से मुझे क्या न्यूज़ मिलती है कि सॉरी बेटा, आप बहुत लेट हो चुके हो, अब जो एडमिशन की जो लिंक है वो जा चुकी है और एडमिशन अब नहीं होगा। मैं इतना शॉक्ड थी कि अब मैं क्या करूं, मतलब मैं कोचिंग छोड़ के आ गई सिर्फ किस लिए कि मुझे एमए करना है, और फिर मुझे ये पता चल रहा है कि एमए के एडमिशन्स बंद हो चुके हैं। मतलब एक वो भी फेज था लाइफ का यार, जब मैं इतना मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने क्या कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास 1 साल, अब देखो जिस कोचिंग को आप छोड़ के आए हो फिर से वहां जाना मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा। जिस चीज के लिए छोड़ के आए हो अब वो भी आपके पास नहीं है। अब 1 हफ्ते में इतनी परेशान थी कि मैं क्या करूं यार। अब ना ही मेरे पास कोचिंग बची है और ना ही मेरे पास एमए बचा है, और क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन कर चुकी थी, बहुत लेट हो चुका था, तो हुआ क्या था कि पूरे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो एडमिशन्स हैं वो पूरे बंद हो चुके थे, सिर्फ प्राइवेट के बचे हुए थे, और प्राइवेट कॉलेजेस से मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। तो अब मैं बहुत बहुत मतलब बहुत ही बेकार टाइम था वो। फिर लेकिन हाँ, आई अप्रिशिएट माई फादर्स एफर्ट, ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक हिम। मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे भी। दो मैं कोचिंग छोड़ के आ चुकी थी, फिर भी उन्होंने बोला कि तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो, तुम जो करना चाहती हो हम वो करेंगे तुम्हारे लिए, तुम परेशान मत हो। फिर वो मुझे बिलासपुर लेके गए, उन्होंने कई सारे कोर्सेज बताए कि तुम ये कर लो, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना एक भी साल बर्बाद नहीं करना चाहती। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि साल बर्बाद करना मतलब बहुत बहुत ही मतलब मैं नहीं कर सकती थी, ड्रॉप नहीं ले सकती थी मैं। तो हुआ ये कि फिर पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, तुमको जहाँ एडमिशन चाहिए तुम वो करो, तुम कोई 1 साल का 1 साल का कोई कोर्स कर लो, फिर 1 साल के बाद हम तुम्हारा दोबारा एडमिशन एमए में करा देंगे। फिर मैंने भी सोचा कि अब एमए तो होने से रहा नहीं क्योंकि एडमिशन बंद हो चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, कोई 1 साल का कोर्स कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी मेरे अंदर बहुत है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मतलब मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि चलो अपन कुछ क्रिएटिव सा कुछ 1 साल का कोर्स कर लेते हैं, मन भी बहलेगा और ये भी नहीं लगेगा कि हमारा 1 साल वेस्ट हुआ है। तो मैं बिलासपुर गई, और बिलासपुर में मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स था, उस पर एडमिशन ले लिया कि चलो 1 साल अपन इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ी सी ना, मेरे अंदर वो फेमिनिज्म वाली चीज़ें हैं,
वो जो लड़कियों के साथ होती है ना, घर वर को थोड़ा सा अच्छे से रखना, सजा के रखना, ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, इसी में थोड़ा सा काम करते हैं 1 साल। मैं वहाँ पे एडमिशन मतलब सब कुछ देख के आ गई, रूम वूम देख के आ गई। मैंने बोला कि चलो अब 1 महीने बाद अपन ज्वाइन कर लेंगे। किस्मत देखिए आप, इसे कहते हैं किस्मत। मेरी पैकिंग हो गई थी, मैं बिलासपुर शिफ्ट होने वाली थी। मेरे सर का फ़ोन आता है कि बेटा अभी आप कहाँ हो? मैंने बोला सर मैं घर पे हूँ। सर ने बोला कि बेटा एक लास्ट काउंसलिंग हो रही है एमए के लिए, एक लिंक खुली है, आप उस लिंक पे तुरंत फॉर्म डालिए तो आपका तुरंत एडमिशन हो जाएगा। मैं शॉक्ड थी, मैंने बोला ये क्या हो गया? मैं तुरंत उस लिंक पे गई और फिर मैंने तुरंत फॉर्म वॉर्म सबमिट किया एंड हैप्पीली एंड सरप्राइजिंगली मेरा एमए में हो गया। ये किस्मत है, देखो कहाँ कहाँ से घूम के मैं कहाँ आ रही हूँ। ठीक है, फिर से मेरा एमए में हो गया। मैं खुश थी कि चलो ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। फिर मेरी ये एमए की जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मास्टर्स की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फिर भी लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि एमए कर रही हो, कोचिंग करना था, फिर तुम 2 साल बर्बाद करोगी। फिर से मुझे लोग ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे साथ क्या है ना कि मुझे क्रिटिसाइज़ लोग बहुत करते हैं, और पहले जब मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, मेरे डिसीज़न की आलोचना करते थे, तो मैं बहुत डिप्रेस होती थी। लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है, तो अब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बोलूँगी कि सबको इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर एमए हुआ, एमए के 2 साल गुजरे, और फिर एमए के 2 साल गुजरने के बाद कोविड भी हो गया था। कोविड वाला भी केसेस स्टार्ट हो चुके थे कि कोविड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो जब एमए कंप्लीट हुआ उसी टाइम पे मेरे एक सर थे, मतलब जो हमारे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी, और ही वॉज़ लाइक अ मेंटर टू मी। हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी लाइफ को बदल देता है, जिसकी एक सजेशन हमारी लाइफ को लेफ़्ट से राइट की ओर ले जाती है। मेरी ज़िंदगी में भी वो सर थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपका ना, जो आप जिस तरीके से बोलते हो दैट इज़ वेरी गुड, तो यू शुड गो फॉर टीचिंग लाइन, आप टीचिंग लाइन पे जाओ। ठीक है, तो मुझे सर की वो बात कहीं ना कहीं लग गई। मैंने बोला हाँ सर ठीक है, आई विल ट्राई सर। फिर सर ने मुझे बोला कि बेटा आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार यूनिवर्सिटी पीएचडी की सीट्स बहुत सारी निकाल रही है, तो इस मौके को मत खोना बेटा, आप पीएचडी का फॉर्म डाल दो। फिर मैंने बोला कि सर पीएचडी बहुत लंबा एक कोर्स होता है, उसमें 3 4 5 साल भी लग जाते हैं, और एक लड़की के लिए 4 5 साल डॉक्टरेट की डिग्री लेना, मतलब थोड़ा, मतलब आज भी सोसाइटी में थोड़ा सा, मतलब इतना टाइम नहीं हो पाता है सर, कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं? सर ने बोला कि वो सब छोड़ो, बस तुम फॉर्म भर दो, देखो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैंने सर की बात मान के मैंने फॉर्म भर दिया, और फिर फॉर्म भरने के बाद जब मैंने फॉर्म भरा उस टाइम पे फिर को मतलब मेरा एमए कंप्लीट हुआ, और एमए के बाद मैंने डायरेक्ट पीएचडी का फॉर्म भरा। मेरे एमए के जस्ट 4 5 मंथ बाद पीएचडी का इंट्रेंस हुआ, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अपना खुद का इंट्रेंस निकालती है। इंट्रेंस में लगभग 1,000 बच्चे थे, और जब मैंने 1,000 बच्चों की लिस्ट देखी तो मुझे लगा शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने रिटर्न दिया, और होपफुली मेरा इंट्रेंस में निकल गया, मेरा रिटर्न निकल गया। फिर जब मैंने अपना नाम देखा तो उसमें कम से कम 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 1,000 में से 100 बच्चों ने रिटर्न निकाला था। मैंने 100 बच्चों की लिस्ट देखी, और फिर मुझे ये लगा कि चलो ये तो निकल गया, अब वाइवा नहीं निकलेगा, वाइवा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने ये सोच लिया। फिर जब मेरा वाइवा हुआ उसके 2 महीने बाद, तो मतलब वाइवा दिया मैंने, मतलब ठीक है, उसके बाद फिर ये लग रहा था कि यार वाइवा में तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, बाहर से आ रहे हैं, केरल के बच्चे हैं, साउथ के हैं, ईस्ट साइड के हैं, नॉर्थ के हैं, तो अपन तो उनके सामने कुछ नहीं है, अपन ऐसा सोच लेते हैं। फिर भी मुझे एक कॉल आया, और उन्होंने बोला कि आपका वाइवा भी निकल गया है और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप फीस पे कर दीजिए। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार ये कैसे हो गया, मतलब रिटर्न भी निकल गया, फिर वाइवा भी निकल गया। फिर मेरे को लगा कि यार भगवान कुछ तो मेरे से मतलब रास्ता बना रहा है, तो कुछ तो सोच के बना रहा होगा। और उस टाइम पे क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन भी था, तो मुझे लगा कि अगर मेरा किसी चीज़ में सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का जो लेवल था कोविड के कारण वो बहुत ही, उसका स्तर नीचे गिर चुका है फिलहाल। तो मैंने फिर एडमिशन ले लिया पीएचडी में। पीएचडी में मैंने एडमिशन ले लिया, और हमारे साथ पीएचडी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अब जैसे जैसे मतलब ये टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एजुकेशंस को लेके वो दिन पे दिन चेंज होते जाते हैं। ठीक है, आज कुछ और है, कल कुछ और नियम आ जाएगा, कल कुछ और पॉलिसी आ जाएगी, कुछ और रूल आ जाएगा। ठीक है,
तो उसी तरीके से मेरे साथ क्या हो रहा था कि पीएचडी में एडमिशन तो हो गया, बट अब क्या हो रहा है, नेट को कंपलसरी कर रहा है, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इट इज़ लाइक अ टेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इसे कंपलसरी हो रहा था। अब मैंने पीएचडी में तो एडमिशन ले लिया। अब मुझे फिर किसी ने, मतलब सर ने बोला कि बेटा आपने पीएचडी में ले लिया, अब आप ट्राई करो नेट के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने थोड़ा नेट की प्रिपरेशन करना घर पे स्टार्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन था, हम कहीं जा नहीं सकते थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मतलब मेरा पूरा प्लान था कि मतलब मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं 5 या 6 महीने का कोर्स होता है, मैं उसे करूंगी और उसके बाद मैं नेट का एग्ज़ाम दूंगी। बट कोविड के कारण मैं कहीं भी नहीं जा पा रही थी। तो मुझे लगा अब बहुत हो गया यार, अब कोविड तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, और मेरा टाइम जा रहा था और मेरा पीएचडी भी साथ में चल रहा था। तो मैंने फ़ोन पे जब, अब देखिए, अब एक इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, हमारे पास जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उसी तरीके से आपके सामने जो फ़ोन रखा हुआ है ना, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, उसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब आप जो आजकल की यूथ है, ठीक है, जो हमारी पीढ़ी है, वो क्या करती है, वो सोचती है कि वो अपने डाटा को पूरा यूज़ कर रही है। 2 जीबी डाटा को वो सुबह से रात तक मोबाइल को यूज़ करती है, क्योंकि उसे अपने 2 जीबी डाटा को ख़त्म करना है। तो आप उस 2 जीबी डाटा को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको आप किसी ऐसी चीज़ में ख़त्म करिए जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। आप देखिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोचिंग जाने का कोविड के कारण। मैंने क्या किया, अपने फ़ोन का यूज़ किया, ठीक है। मैंने अपने फ़ोन से यूट्यूब से वीडियोज़ देखे, मैं अनअकैडमी के कुछ वीडियोज़ देखती थी। आप यकीन करिए, मेरा कोचिंग, अगर मैं कोचिंग जाती, दिल्ली में मैं कोचिंग करती, मेरा हर मंथ का 20,000 खर्चा निकलता, अप्रॉक्स हर बच्चे का निकलता है, क्योंकि दिल्ली मतलब महंगा शहर है। तो अब आप ये सोचिए, 6 महीने के 20-20 हज़ार रुपये मेरे जाते हर महीने, और ऊपर से जो मैं कोचिंग का पैसा देती वो अलग नेट के लिए, वो मेरा बचा। मैं फ़ोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियोस देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने नोट्स डाउनलोड किए, मैंने कोर्सेज एनरोल किए ऑनलाइन। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही हमारे नेट डाटा चार्ज लगता है, वही 500-600 नेट डाटा लग रहा था, जो नॉर्मली लग रहा था। उसमें मैंने पूरी पढ़ाई कर ली नेट की, ठीक है। उसी से मेरे वीडियोस चलते थे और उसी से मैं देखती थी। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि देखो क्या होता है ना, हम लोगों को क्या लगता है कि महंगे कोचिंग सेंटर में जाना है, बड़े शहर में जाना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर मतलब वो है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अगर आपके अंदर आग है ना कुछ करने की, तो आप कर जाओगे। आपको ज़रूरत नहीं, हम कभी कभी मैंने देखा है कुछ बच्चों फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक है, उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उतना कुछ कर पाएँ, बाहर कोचिंग कर पाएँ। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अपनी वीकनेस को ना आप मतलब ऐसे मत करिए, आप अपनी वीकनेस के कारण उनको इतना हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ठीक है। आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपके पास फ़ोन था, आप फ़ोन से पढ़िए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस ऐसे ही चला, फिर मैंने मतलब वीडियोस वगैरह देखने स्टार्ट किए, और फिर वीडियोस देखते देखते मतलब ठीक है, फिर नेट का एग्ज़ाम भी था मेरा। और मेरे नेट के एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही हमारे साथ कुछ मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई। एंड मैं यही बोलूँगी, जैसे कि जो यूथ देख रही है, कि देखो, हम जो आज की पीढ़ी है, हम लोगों को बहुत टेंशन होती है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग होने लगी है, हाँ मुझे पता है ऑनलाइन कोचिंग होने लगी है। हाँ, हाँ ललिता दीदी, ऑनलाइन कोचिंग होती है, तो ऑनलाइन भी बच्चे एनरोल हो सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट मैं बता रही हूँ कि जैसे कि फ्री ऑफ कुछ कोर्सेज फ्री में भी होते हैं, तो आप पहले कोशिश करिए कि आप फ्री कोर्सेज से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप पहले फ्री कोर्सेज से फ़ायदा उठाइए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एनफ नहीं है, तो फिर आप पेड कोर्सेज में जाइए, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा जो नेट का पेपर था, तो हमारे साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है, जब उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उसको इतना होपलेस फील होता है, उसे लगता है कि वो शायद अब कुछ नहीं कर सकता। तो क्योंकि हम सब ही मतलब हम सब फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, कभी ना कभी भूल चूक से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। हमारी फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्ट्रगल है यार लाइफ में। मतलब अगर आप ये सोचो ना कि बस खुशी खुशी सब कुछ मिल जाएगा, एकदम हंसते हंसते सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ की रियलिटी है ना, वो ये है कि आपको यहाँ पे बहुत आलोचनाएं मिलेंगी, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ये लगेगा कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जी नहीं।
आपको बहुत कम लोग ही सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स के अलावा और आपके कुछ अपनों के अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ये एकदम कटु सत्य है, आप इस चीज़ को मान लीजिए, ठीक है। और खासकर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग आपको पीछे भी खींचेंगे। कुछ लोग आपको पुश करेंगे कि आप आगे जाओ, वहीं कुछ लोग आपको खींचने की भी कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि लोग तो चाहेंगे कि हम आगे ना बढ़ पाए, ठीक है, बट हमको तो आगे बढ़ना है ना। तो देखिए, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भी साथ एक ऐसा फेज आया कि मेरा पेपर था और उसी टाइम पे मेरे लाइफ का वो गंदा वाला फेज आ गया, जब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया एंड आई वाज लाइक वेरी होपलेस। मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे इतने सारे क्रिटिसाइज मिल रहे थे, बट मैंने क्या किया कि मुझे मुझे सच में उस टाइम पे लग रहा था कि मेरा पेपर गया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने शांत होकर सोचा कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है या गलत। लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी फैमिली क्या बोल रही है, मेरे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, उन सबको हटाओ। मैं क्या सोच रही हूँ। मैं बैठी आराम से अकेले और मैंने फोकस होके सोचा कि क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि छोड़ो, जिसको जो करना है, जिसको जितना क्रिटिसाइज करना है, जितनी आलोचनाएं करनी है, जितनी बुराइयां करनी है, जितना मुझे पीछे खींचना है, सबको मैं बोल रही हूँ जितना कर सकते हो करो। मैंने सिर्फ फोकस किया अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि यार लाइफ मेरी है और मैं अपनी लाइफ की चाबी किसी और को नहीं दूंगी, अपनी खुशियों की चाबी मैं किसी और को नहीं दूंगी। इस पे सिर्फ मेरा हक है, ठीक है। ये मेरी लाइफ का डिसीजन है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन लूंगी और मैं पूरी समर्थ हूँ और मुझे पूरा हक है अपने लाइफ के हर डिसीजन लेने का, है ना। तो मैंने वहां पे क्या किया, मैंने सब कुछ साइड किया। बहुत बुरा फेज था, उस फेज को मैंने मतलब जैसे कि मैंने कोशिश की कि यार चलो ठीक है, इससे भी अपन निकलेंगे। एक सेकंड, कुछ कमेंट है लगे तो आप समझो आपका दिशा सही है। जी 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 ललिता दीदी, आप एकदम सही बोल रही हैं कि जहाँ पे आपकी आलोचनाएं हो रही हैं, आप समझ जाइए कि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि हर जब भी कुछ अच्छा काम होता है ना, कुछ भी नया होता है, तो उसकी आलोचनाएं होती हैं, ठीक है। तो आलोचनाएं से मत डरिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए आलोचनाओं से। तो उसी उसी टाइम पे मेरे साथ भी बहुत गंदा फेज था, डिप्रेसिंग फेज था, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मुझे कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहुत रोना आता था। तो मैं क्या करती थी, मैं जाती थी अकेले, रोती थी, ऐसा नहीं है मैं, क्योंकि यार देखो, हम यूथ हैं, हमें पता है हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आप लड़की हैं तो फिर तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से था। तो मैं क्या करती थी कि मैं जब बहुत मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर फील कर रही हूँ, यार मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जाती थी अकेले, अच्छे से रो लेती थी, ठीक है, मन भर के मैं रोती थी। रोने के बाद मैं क्या करती थी, अच्छे से अपने फेस को वॉश करती थी, बढ़िया से क्रीम पाउडर लगाती थी, कंघी वंगी करती थी, और अब बोलती थी बस जितना रोना था रो लिया, अब अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। फिर मैं मन लगा के पढ़ती थी, या फिर पढ़ती भी थी, या फिर जो भी काम रहता था वो करती थी, खुश हो जाती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे जो आपको सिर्फ परेशान करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग आएंगे जो आपको टेंशन देंगे, आपको डिप्रेशन में भेजेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। अगर हम उनकी बात को सुनने लगेंगे, दिमाग पे रखने लगेंगे, दिल पे ले लेंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सुनिए, थोड़ा देर आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है, जेन्युइन चीज़ है, बुरा लगता है। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है या घर पे ही कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बुरा भी लगेगा। थोड़ा देर उस चीज़ को दिमाग में रखिए, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाइए। उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में 24 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस चीज़ को 24 घंटे रखेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग है ना, ये लोग बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको क्या है, आपको अपने लिए करना है ना, आपको ऐसा कुछ करना है, क्योंकि भाई देखिए, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, ठीक है। तो आपको तो अच्छा करना है। तो वही था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर ठीक है, मेरे कुछ बहुत अपने लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया और बहुत मोटिवेट भी किया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, सपोर्ट नहीं किया, बट अल्टीमेटली मेरा जब नेट का पेपर हुआ और जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैं उसमें क्वालिफाइड थी। और जब मैं अपना रिजल्ट देख रही थी, तो मैं उसको बार बार जूम कर करके देख रही थी कि क्वालिफाइड ही लिखा है ना, कहीं नॉट क्वालिफाइड तो नहीं लिखा है। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि चलो फाइनली मैं जो मैं करना चाह रही थी मैंने उसे अचीव किया। और सच कहूँ तो एक लड़की के लिए कुछ चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक लड़की के लाइफ में,
ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि आप बस अपना काम करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आपका जो मन करता है आप करिए। बस हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हों, बस उस चीज़ का याद रखिए। और अगर आप सही हैं, ठीक है, तो चाहे आपकी मतलब आपके अगेंस्ट में पूरी दुनिया क्यों ना हो, अगर आप सही हैं ना, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होगा। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कामों पे विश्वास रखिए, अच्छे काम करिए, बस हो गया। और जैसे कि मैं आजकल के लोगों की थोड़ी-सी सोच बताना चाहूँगी कि लोग क्या सोचते हैं ना, लोग दिखावे में ज़्यादा रहते हैं, है ना? कि दिखावा ज़्यादा करते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप मंदिर में जाते हैं जब, लाइफ़ की बुरी चीज़ों को अपने जीवन में फीचर से डिलीट कर दो जो उसे हाँ, हाँ, ललिता दीदी सही कह रही हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत जाते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, बहुत 1-1 घंटे पूजा करते हैं, बहुत मालाएँ चढ़ाते हैं, ठीक है ना? प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन असली पता है काम क्या है? आप पूजा कर रहे हैं ठीक है, आप कभी सुबह जाके उस मंदिर को साफ करके आ जाइए ना। आप जाइए मंदिर में झाड़ू पोछा लगा के आ जाइए जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, वो असली काम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिखावा मत करिए, काम करिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एक एग्ज़ाम्पल है, मैं मेरे साथ मेरे लाइफ में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब पिछले 2-3 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मतलब काफ़ी अब एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे चीज़ों का। आपको पता है जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम की, मेरे साथ मेरे बैचमेट भी थे। किस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफ़ाइड किया है आपने? जी, मैंने सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं। मेरा इससे नेट क्वालिफ़ाइड है। और क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं कि यार नहीं। जैसे मैं जब नेट का पेपर दे रही थी या फिर जब मैंने पीएचडी का एंट्रेंस भी दिया था, तो क्या था मेरे साथ के कुछ बैचमेट थे, वो भी मतलब एंट्रेंस दे रहे थे और वो भी तैयारी कर रहे थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो चीज़ों को छुपाते थे, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलती थी तुम लोगों ने पढ़ाई की या तुम लोगों ने क्या पढ़ा, किस बुक से पढ़ रहे हो, तो वो लोग चीज़ों को ना छुपाया करते थे कि नहीं नहीं, उनको ऐसा लगता था कि वो बता देंगे तो जैसे कि मतलब मैं ज़्यादा पढ़ लूँगी या मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो चीज़ों को छुपाते हैं। बट हमें क्या करना है, जब हम अपनी प्रोफ़ेशनल जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आप उसको छुपाइए मत। आप अपने ज्ञान को जितना बाँट सकते हैं बाँटिए। मैं क्या करती थी, मैं कभी छुपाती नहीं थी। मेरे को जितना आता था, मेरे से जितना बनता था, जो मुझे पता होता था, मैं अपने दोस्तों से शेयर करती थी। बल्कि मुझे ये चीज़ पता थी कि वो लोग मुझसे चीज़ें छुपाते हैं, बट मैं कभी नहीं छुपाती थी। और हुआ क्या देखिए, जो छुपा रहा था, जो चुपके-चुपके पढ़ाई कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो बच्चे चुपके-चुपके नहीं पढ़ रहे थे, जो मतलब एकदम आराम से पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये भी है कि आपको हेल्पफुल रहना है अपनी लाइफ में। आप जितनी लोगों की हेल्प करेंगे ना, आपके साथ उतना अच्छा होगा। और ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और जो मैंने फ़ील किया है, जो मेरे साथ हुई हैं चीज़ें, मैं वो बता रही हूँ। कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, ये खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे ना, तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। थोड़ा-सा ये मतलब सुपरस्टिशियस टाइप से साउंड कर रहा है मेरी बातें, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद उस गड्ढे में गिरेंगे, और अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके साथ अल्टीमेटली अच्छा होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन अच्छा आपके साथ होगा ज़रूर। तो कभी भी सक्सेस की सीढ़ी आप अकेले मत चढ़िए, अपने साथियों को साथ में लेके चलिए। ये सोचिए कि मैं भी सक्सेस हूँ तो सामने वाला भी सक्सेस हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही सक्सेस होते जाऊँ, कोई और ना हो सक्सेस। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। और और फिर यही सब चीज़ें थी। अब नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी भी चल रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ कुछ और भी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं आगे करने के लिए। होप सो वो भी अच्छी होंगी, तो आप सबके साथ मैं वो खुशियाँ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक चीज़ और थी कि देखिए क्या होता है ना कि जो चीज़ मुझे मतलब थोड़ी बुरी लगी थी। जी, 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 मैं ज़रूर दूँगी। एक्चुअली में मेरा अभी पीएचडी भी चल रहा है, तो मैं पीएचडी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा फ़ोकस कर रही हूँ अपनी पीएचडी में, तो मैं अभी पीएचडी थोड़ी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और क्या था कि जब मुझे मतलब जब मैंने नेट क्वालिफ़ाई किया था और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला था, उसका पोस्ट राजकिशोर जी ने पोस्ट किया था हमारे समाज ग्रुप में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो जब मैं उसके कमेंट सेक्शन में देख रही थी, तो जो मुझे लोग नहीं जानते, समाज के लोग जो मुझे नहीं जानते, और हाँ, जो मुझे समाज के लोग नहीं जानते हैं, और जो भी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे जो मेरे मैटरनल साइड के रिश्तेदार हैं, और जो मुझे थोड़ा बहुत ही जानते हैं, मैं ये देख रही थी कि उन सब मेरे पोस्ट में उनके कमेंट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो मेरे बहुत खास लोग थे, जो मेरे लोकल लोग थे, मुझे उनके कमेंट्स बिल्कुल नहीं नज़र आए। कमेंट तो क्या, उन्होंने उस पोस्ट को लाइक भी नहीं किया था। तो अब आप इससे ये सोच लीजिए कि आपको, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपकी सक्सेस से उतने खुश नहीं होते हैं। और ये बहुत मतलब कड़वी बात है, लेकिन ये बहुत सच्ची बात है कि आपके आसपास के बहुत कम ही लोग होंगे जो आपकी सक्सेस से खुश होंगे। देखिए, मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि मैं जहाँ रहती हूँ, जिस लोकल एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पे मेरे समाज के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी खुशी में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा था। ये चीज़ बहुत बुरी भी लगी मुझे कि बताइए, ऐसा भी करते हैं लोकल हैं होके। और जो मुझे नहीं जान रहे हैं, जो मुझसे बहुत दूर हैं, वो मुझे बधाइयाँ भेज रहे हैं, मेरे लिए खुश हैं, मुझे बेटा बेटा करके कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था देख के कि चलिए, इतने अच्छे लोग हैं मेरे परिवार में, मुझे नहीं जानते, मुझे सामने से कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। और वहीं पे जो मुझे बचपन से देख रहे हैं, मैं जिनके सामने छोटे से बड़ी हुई, मुझे उनके कमेंट नहीं दिख रहे थे, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा वहाँ पे। तो देखिए, ये लाइफ है, और लाइफ में ऐसा ही होता है कि यू नेवर नो कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि एक ज्ञान ही ऐसी है जिसे आप हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, जो विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, और तो कुछ भी नहीं है। और फिर मैं मतलब मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं बता सकूं आप लोगों को, जिस लिए जो मैं मेन लाइव आई थी, कि क्या होता है, लाइफ कभी स्ट्रेट नहीं होती। अप्स एंड डाउन आर वेरी कॉमन, एंड दे आर वेरी रेगुलर इन आवर लाइफ। ठीक है, वो आपके साथ होगा। कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हंसते हंसते या फिर मतलब स्माइल, चेहरे में स्माइल करते हुए सब चीज़ें मिल जाए, नहीं। आपको लाइफ में स्ट्रगल करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। कई बारी लाइफ में डिप्रेसिंग वाला फेज भी आएगा, आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर सकते, बट क्या करना है, आपको हार नहीं माननी है। ठीक है। और मैं पेरेंट्स से यही सजेशन करूँगी कि जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। कई बारी क्या होता है, बच्चे बेचारे बहुत अकेला फील करते हैं, अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से एक ऐसा रिलेशनशिप बना के रखें, ताकि आपके बच्चे जब भी किसी प्रॉब्लम में जाएं, तो वो अपने फ्रेंड को कॉल ना करके अपनी मम्मी या अपने पापा को कॉल करें और बोलें कि पापा, मुझे ये परेशानी है। और जब उन्हें मन करे रोने का, तो वो आपके सामने रो पाएं, उन्हें रोने के लिए किसी दोस्त के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं इसमें अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। और जो उनका रिलेशनशिप मेरे साथ है, मैं चाहूँगी वैसा रिलेशनशिप हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए। मेरे फादर ऐसे थे नहीं पहले। एक्चुअली में वो भी दूसरी दूसरी पीढ़ी के हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था, उनके विचार बहुत अलग थे। बट कहते हैं ना कि जो बदलाव है वो प्रगति का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वक्त के साथ जिस तरीके से हमारा समाज चेंज हो रहा है, उसी तरीके से हमें अपने विचारों में भी बदलाव लाना पड़ेगा। विचारों में सकारात्मक मैं बदलाव की बात कर रही हूँ। जो भी आपको लगता है, जो सकारात्मक चीज़ें, आप उसे अपनाइए। ठीक है। कुछ चीज़ें हमें अनएक्सपेक्टेड लगती हैं कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, कभी हो ही नहीं थी, बट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करें, मॉडर्निटी है, लाइफ है। अब जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहा है, तो चीज़ें एक्सेप्ट तो करनी पड़ेंगी हमें। तो पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि आप थोड़ी सी सोच को अपनी मॉडर्न करिए, थोड़े से विचार को खुले रखिए। बहुत नहीं बोलूँगी, थोड़े से विचार को खुला करिए और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए। अपने बच्चों से ऐसा बॉन्ड आप बना लीजिए, शुरू से, बचपन से ही ऐसा बॉन्ड आप बना लीजिए कि उनके अंदर की जो झिझक है ना, वो ख़त्म हो जाए। और वो झिझक अगर अपने पेरेंट्स के सामने ख़त्म हो जाएगी, तो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। और अगर गलती करता भी है, देखिए, गलती तो वो तो होनी ही होनी है। आप कितने समझदार हो, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। तो अगर वो गलती करता भी है, तो वो उस गलती को छुपाएगा नहीं, वो अपने आके आपके पास उस चीज़ को स्वीकार करेगा। ठीक है। तो पेरेंट्स से अनुरोध है कि थोड़ा सा विचार को ओपन करिए। और बाकी तो मैं जानती हूँ, देखती हूँ, काफ़ी मतलब पेरेंट्स मॉडर्न हो चुके हैं।
बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं मेरे फैमिली के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं। और बच्चों से मैं ये अनुरोध करूँगी कि देखिए, आप यूथ हैं, ठीक है? आप ही हैं जो आगे चल के मतलब बदलाव लाएंगे, और आप ही हैं जो आगे चल के सारे काम करेंगे, है ना? तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप चीज़ों को मतलब पॉज करके देखिए, और थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा। हम क्या करते हैं, नौजवान है ना, हमारा खून बड़ा गर्म हो जाता है आजकल बहुत जल्दी। मैं देखती हूँ लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, फटाक से डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, माँ बाप से लड़ाई करने लगते हैं कि आप नहीं समझते हैं। तो सुनिए, जिस तरीके से मैंने माँ बाप को सजेशन दी ना, पेरेंट्स को जैसे मैंने सजेशन दी कि आप लोग थोड़े से अपने विचारों को खुला करिए, बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखिए, उसी तरीके से मैं बच्चों से भी कहूँगी, स्टूडेंट से भी कहूँगी जो कि अभी टीन एजर्स में हैं, ठीक है, जो 20 में है, एक टीन्स में है अपने, ठीक है, उनसे मैं कहूँगी कि देखिए, आपके पेरेंट्स भले पुराने विचारों के होंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है, उन्होंने समाज को, उन्होंने परिवार को, उन्होंने लोगों को बहुत ही क्लोज से देखा है। और वो अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे ना, और वो अगर आपको कोई चीज़ बताएंगे, तो उसमें कुछ तो बात होगी, है ना? सीधी सी बात है। तो आप भी अपने पेरेंट्स की बातों को मानिए, उनको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी, देखो, इंटेंशनली वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ देखो, उन्हें कोई चीज़ नहीं पता और वो कुछ आपको गलत सजेशन दे दिए, वो बात अलग है। लेकिन अगर उनको वो चीज़ मालूम है, तो वो जानबूझ के चाह के अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते, और वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ें, ठीक है? तो आप भी अपने पेरेंट्स को समझिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें आराम से बैठिए, उनके साथ चाय वाय पीजिए, और चाय पीते पीते हंसी मजाक में उनको अपनी बातें समझाइए। लड़िए मत, लड़ के कुछ नहीं होगा। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने घर पे क्रिएट करिए, ताकि बच्चे, माँ बाप, फैमिली बहुत खुश रह सके, है ना? और बस यही मेरा कहना था। और ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, सब्जेक्ट को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, फेसबुक में आप बात कर सकते हैं, नंबर आपको दे देंगे। जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? और जो मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो जिस यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रही हूँ, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही मिनिमम फीस में ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड करती है। तो जो भी मेरे परिवार के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, जो 12th अभी पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं, और वो कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छा अच्छा कोर्स मिलेगा। देखिए, आपको इंदौर भोपाल भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों से फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमें बाहर जाना है, हमें भोपाल जाना है, हमें इंदौर जाना है। अरे भोपाल इंदौर में आप तब जाओ जब आपको आपके आसपास चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके। आप ये सोचिए कि आप कम पैसे में कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप क्या कर, इन्वेस्टमेंट आप कम करिए, और आपको जो उसका बेनिफिट है वो ज़्यादा मिले। आप ऐसा दिमाग लगाइए। आप अपने दोस्तों की बातों में मत आइए कि हमको भोपाल जाना है कि पुणे जाना है। आप वो काम करिए जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई, मेरे इतना मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे फ्यूचर में इससे ज़्यादा मिल रहा है। आप ऐसा डिसीजन लीजिए। तो जिन जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। मैं वहाँ पे एज अ रिसर्च स्कॉलर हूँ। आप लोगों को कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी दिक्कत है, तो मैं तो फिर सजेशन देने के लिए हूँ ही। तो आप लोग अप्लाई करिए, और फिर देखते हैं अपनी कितने बच्चे आते हैं, सब साथ में मिलके पढ़ेंगे अच्छे बढ़िया से। बस यही सब मेरी सजेशन थी, और इतना ही मैं बोलूँगी। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है या क्योरीज है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर दे देती हूँ। बाकी तो मैं राजकिशोर जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतना एफर्ट किया। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आज के इस बिजी शेड्यूल में हम सब इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम कुछ, मतलब कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, ठीक है? उतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि उनका भी एक प्रोफेशनल लाइफ है, उनकी भी पर्सनल लाइफ है राजकिशोर जी की, उस
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच से वो जो टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम निकाल के वो समाज के हित के लिए उन्होंने एक पेज बनाया, उस पेज को वो संभाल रहे हैं, फिर कंटेंट डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। क्योंकि जैसे मुझे लाइव आना था, तो कल से वो, मतलब वैसे तो वो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे लाइव के लिए, फिर मैंने फाइनली हाँ किया लाइव के लिए। और फिर वो मुझे कम से कम उन्होंने आधे घंटे कल मुझे समझाया कि लाइव में कैसे मतलब आना है, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा, क्योंकि मैं फेसबुक में कभी लाइव नहीं आई तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उन्होंने बताया, कम से कम आधे घंटे उन्होंने मुझे समझाया। तो बहुत कीमती वक्त होता है, और वो कीमती वक्त वो दे रहे हैं समाज की भलाई के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और ऐसा मैंने दूसरे किसी समाज में और दूसरे किसी परिवार में ऐसा देखा नहीं था कि ऐसे लाइव लेके आते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। तो आपके इस स्टेप के लिए मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आपका मेरिटोरियस वर्क तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजकिशोर जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और एक कुछ था, मुझे किसी ने पूछा था टेक्निकल कोर्स से प्राइवेट जॉब मिलती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, टेक्निकल कोर्स से प्राइवेट जॉब तो मिलती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ट्राई ना करें। ठीक है, ट्राई तो हमें करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट जॉब ही मतलब कंपलसरी है, प्राइवेट भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं। इनफैक्ट अगर मुझे मुझे बहुत कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो बिल्कुल मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊँगी। मैं बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करती प्राइवेट और गवर्नमेंट में। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है तो आप उस फील्ड में अच्छा करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, थैंक यू चंद्रकला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बस इतना ही था मेरे लाइव वीडियो के लिए। और बाकी किसी को कोई भी क्योरीज होगी तो आप लोग मुझे टेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। जो भी बच्चों को कुछ पूछना हो तो। जी, तो फिर मैं लाइव को बंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप सभी का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद मुझे चाहिए बस। थैंक यू सो मच।